पाकिस्तान का कौन सा शहर जहां आज भी कुंवारी लड़की का शादी से पहले कुंवारापन चेक किया जाता है, पर कैसे? शर्मनाक काम जानकर आप तड़प जाएंगे। मेरी बड़ी बहन की शादी के जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ता ही जा रहा था। वो अक्सर खोई खोई नजर आती और उसकी ऐसी हालत उस वक्त होती थी जब हमारे घर सरदारनी मुलाकात करने के लिए आई थी। न जाने तन्हाई में उनसे क्या बात कही थी कि उसके जाने के बाद ही बाजी की हालत ऐसी हो गई थी। मैंने बहुत दफा पूछा, बाजी क्या बात है, क्यों परेशान है, लेकिन वो कोई जवाब ही ना देती। पहले मुझे लगा शायद अपनी रुखसती का सोच कर फिक्रमंद हो, लेकिन एक रात मैंने जब उसे फूट फूट कर रोते देखा तो मुझे लगा कि बात कुछ और है। क्या सरदारनी ने बाजी से कुछ कहा है? वैसे भी सरदारनी की मुस्कुराहट मुझे बहुत पुरस्कार मालूम होती थी, लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी बाजी ने कुछ नहीं बताया। बाजी ने हंसना, बोलना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। इलाके की औरतें गाना गाने, रक्स करने हमारे घर आती, लेकिन बाजी का तो इन सब चीजों में दिल ही नहीं लगता था। जबकि बाजी तो वो थी जो दूसरों की शादी पर भी खूब हंगामा करती थी। बाजी की हालत देख देख कर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और अम्मा से कई दफा मैंने बाजी के बारे में बात की, लेकिन अम्मा मुझे झिड़क कर कहती कि बड़ों के मामले में ना पड़ा करो, शादी ब्याह के मामलात से दूर हो, तुम अभी बच्ची हो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें खुद हर बात का पता चल जाएगा। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती है। फिर एक रात हमारे घर में आई और बाजी से कहने लगी, बुर्का पहनकर तैयार हो जा, आज हमें जाना है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुई कि रात के 10 बज रहे थे और हमारे इलाके में औरतें मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलती थी, तो फिर अम्मा कहाँ जाने की बात कर रही थी? अगर बड़े सरदार को पता चलता तो बहुत कड़ी सजा दी जाती। इससे पहले कि मैं अम्मा से पूछती कि वो बाजी के साथ कहाँ जा रही हैं, बाजी ज़ारो कतार रोने लगी और अम्मा से कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा ने बाजी को प्यार से पिचकारा और कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है, हर लड़की जाती है, तू कौन सा अनोखी है, चल जल्दी से बाहर आ जा। अम्मा बाजी को बुर्का पकड़ा कर निकल गई तो मैंने हैरत से बाजी से पूछा कि अम्मा आपके साथ इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? बाजी मेरे गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी और बाजी का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब काफी देर बाद भी बाजी चुप ना हुई और कमरे से बाहर ना निकली तो अम्मा दोबारा अंदर आई और गुस्से में कहने लगी, रानी तूने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, चल जल्दी। अम्मा बाजी को जबरदस्ती घसीटती हुई ले गई और मैं परेशानी से उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घर से अम्मा और बाजी रात के वक्त कहीं निकले हों, और ना ही हमारे इलाके में इस बात की इजाजत थी। यहाँ बहुत ज्यादा औरतों पर सख्ती हुआ करती थी और हमें तो स्कूल पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। घंटे पर घंटा गुजरता गया, लेकिन अम्मा और बाजी लौट कर न आई और फिर फजर की अजानों पर बाजी और अम्मा घर लौटी तो मेरी जान में जान आई, लेकिन साथ ही बाजी की हालत ने मेरे होश उड़ा दिए। बाजी का चेहरा रो रो कर सुर्ख हो चुका था और उनकी चाल में भी वाज़ेह लंगड़ाहट नजर आ रही थी, और जैसे ही उन्होंने अपना बुर्का उतारा उनके कपड़े मुझे जगह जगह से खून आलूद नजर आए। मैंने घबरा कर बाजी से पूछा, ये क्या है, आप कहाँ गई थीं? लेकिन बाजी की जगह अम्मा ने मेरे सवाल का जवाब दिया और कहने लगी, कुंवारी लड़कियां ऐसे सवाल नहीं करती, जब तेरी बारी आएगी तो तुझे खुद पता चल जाएगा, और खबरदार तूने कोई भी बात अपनी किसी सहेली को बताई तो। अम्मा मुझे धमकी देकर कमरे से निकल गई और मेरी नजर बाजी के चेहरे पर ठहर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कयामत से गुजरकर घर लौटी हो। मैंने इशारे से उनसे जानना चाहा कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया और कपड़े तब्दील करके सोने के लिए लेट गई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बहन हरगिज भी नहीं सो रही है, उसका वजूद सिसकियां भर रहा था और मैं इस बात को महसूस कर सकती थी। अम्मा बाजी को लेकर कहाँ गई थी और बाजी के साथ क्या हुआ था, ये ऐसे सवाल थे जिन्होंने मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और उन 2 दिनों में मैंने अपनी बाजी का एक अलग ही रूप देखा था और उनकी जबान को ताला लग गया था। वो बाजी जो पहले शादी को लेकर बहुत खुश थी, अब उसके चेहरे पर खुशी का कोई तासुर नजर नहीं आ रहा था और मेरे और बाजी के दरमियान
2 साल का ही फर्क था। वो हर बात मुझे बताया करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब बाजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, जबकि मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि बाजी किसी बहुत बड़ी बात को छुपा रही है। और फिर बाजी रुखसत होकर हमारे घर से जाने लगी। आखिरी बार वो रोते हुए मेरे गले लगी और कहने लगी, अफशा तुम शादी से पहले किसी रस्म की भेंट ना चढ़ना। बाजी की बात मुझे समझ नहीं आई और वो हमेशा के लिए चली गई। हमारे इलाके में लड़की की शादी होने का मतलब यही था कि वो सिवाय दुख सुख के और कभी पलट कर अपने मैके नहीं आती थी। बाजी भी दूसरे इलाके रुखसत होकर गई थी। उनकी शादी मेरे ताया के बेटे से हुई थी, मगर मैं जानती थी कि अब मुझे अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए किसी खुशी या गमी का इंतजार करना होगा। बाजी के जाने के बाद जब मैं तन्हा हुई तो मुझे बाजी का फूट फूट कर रोना याद आता। पता नहीं क्या बात थी जो उन्हें इस कदर तकलीफ पहुंचा रही थी। अम्मा उन्हें कहाँ ले गई थी ये बात राज ही रह गई थी। मैंने कई दफा बातों बातों में अम्मा से जानना चाहा था, लेकिन अम्मा बहुत आसानी से बात पलट दिया करती। बाजी की शादी के 2 महीने बाद ही मेरी सहेली की शादी का वक्त आया, तो वो भी पहले पहल तो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगे मैंने उसके चेहरे को भी पीला पड़ता देखा। मैं अक्सर अपनी सहेली के पास जाती और उससे पूछती, फरजाना तुझे क्या हो गया है? अच्छी भली तो थी, अब क्या परेशानी है? वो मेरी बात का कोई जवाब ना देती, बस खामोशी से मुझे तकती और कभी कभी तो रोने लग जाती। और फिर जब उसकी शादी वाले दिन मैं उसके घर गई तो मुझे उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ मालूम हुआ। ना चेहरे पे कोई खुशी थी, ना ही कोई रंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। मैंने उसे हिलाया और पूछा, फरजाना क्या बात है, तू शादी से खुश नहीं? वो मेरे गले लग गई और बिल्कुल ऐसे ही रोई जैसे बाजी रोई थी। मेरा दिल दहल गया था। मैंने आज तक कभी फरजाना को रोते नहीं देखा था। आखिर ये सब क्या हो रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था? जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने उसकी अम्मा से पूछा, चाची क्या बात है, इसे क्या हो गया है? मेरी बात की पे उसकी अम्मा हंस के कहने की, सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, रुखसती के दिन उन्हें अपने माँ बाप की फिक्र सताने लगती है। मैंने फरजाना को तसल्ली दी, लेकिन उसने मुझे बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, अफशा तू शादी ना करना, हमारे इलाके में शादी करना भी गुनाह है, तो ये गुनाह ना करना। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। शादी एक सुन्नत अमल है और हर किसी को एक ना एक दिन करनी होती है। फिर वो मुझे ऐसी बात क्यों कह रही थी कि हमारे इलाके में शादी करना गुनाह है? मैं बहुत ज्यादा उलझ गई थी और फिर मेरी पक्की सहेली भी आंसू बहाती रुखसत होकर चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि शादी से पहले हमारे इलाके में कुछ ऐसा जरूर होता है जो ठीक नहीं है। बाजी की शादी को ऐसे ही साल गुजर गया और वो एक दफा भी लौट कर हमारे घर ना आई। मुझे अपनी बहन की बहुत याद सताती थी। और फिर एक दिन मेरे लिए बाजी के इलाके से एक रिश्ता आया और अब्बा को लड़का पसंद आ गया। कहने लगे कि तुम्हारे ताया ने भी बहुत तारीफ की है, बस अपनी अफशा की शादी यही होगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मैं खुश होने के बजाय बाजी और फरजाना को याद करने लगी। मैं अभी तक उन दोनों का रोना नहीं भूली थी। अब मेरी भी शादी का वक्त करीब आ रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ तो ऐसा था जिसकी पर्देदारी थी और बहुत जल्द वो बात मुझ पर भी खुलने वाली थी। अम्मा ने अकेली ही सारी तैयारियां करनी थी। पास पड़ोस की औरतें मिलने आती तो मुझे छेड़ती और फिर बहुत अजीब सवाल पूछती। अफशा बता, तू पाक दामन तो है ना? माँ बाप की नाक तो नहीं कटवाएगी? उनकी ये बातें मुझे बहुत अजीब लगती। हर किसी को अच्छी तरह मालूम था कि हमारे इलाके की लड़कियों को घर से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं, तो फिर ये कैसा सवाल था? और फिर मेरी शादी से एक हफ्ता पहले हमारे इलाके की सरदारनी हमारे घर आई। मुझे अच्छी तरह याद था, इससे पहले भी जब वो बाजी की शादी के वक्त हमारे घर आई थी, तब से बाजी ने आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। अब मेरी शादी के वक्त उनका फिर हमारे घर आना मुझे खटक रहा था, वरना सरदारनी तो किसी के घर नहीं जाती थी। वो इलाके की बड़ी थी और उसके ठाट बाट ही अलग थे। अम्मा ने मुझे उसके पास बिठाया और खुद बावर्ची खाने में चली गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं सर झुकाए अदब से उनके कदमों में बैठी थी। सरदारनी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी, बेटी, हर इलाके के बहुत से रस्म और रवाज होते हैं और हम लोगों में भी ये रिवाज है कि लड़की को शादी से पहले चेक करवाया जाता है कि कहीं उसके किरदार में कोई झोल तो नहीं। अब तेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे हैं, तुझे भी ऐसे ही अमल से गुजरना होगा। सरदारनी की बात पर मैंने ना समझी से उसे देखा,
यही लोग तो थे जिन्होंने हम पर हद से ज्यादा सख्तियां आयद कर रखी थी, तो फिर हमारे किरदारों में झोल कैसे आ सकता था? ना ही हमें स्कूल जाने की इजाजत थी, ना ही बिला जरूरत घर से निकलने की, तो फिर किरदार की खराबी मुमकिन ही नहीं थी। फिर वो कैसे अमल की बात कर रही थी? लेकिन मैं चाहकर भी सरदारनी से ये बात ना कह सकी। सारे इलाके पर उसका अदब और एहतराम वाजिब था। मैं बस सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और सरदारनी कहने लगी, बेटी तुम्हारी माँ एक रात के लिए तुम्हें हमारी हवेली लेकर आएगी। वहीं एक मखसूस तरीके के तहत ये पता चल जाएगा कि तुम कुंवारी हो या नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी भी नापाक लड़की को रुखसत कर दें और दूसरे इलाके में भी हमारी बदनामी हो। हम सब एक ही जात से हैं और कोई भी बात यहाँ छिपती नहीं है। अगर तुमने कभी कोई गलत काम किया होगा तो वो तुम्हारे शौहर को पता चल जाएगा और फिर कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। दोनों इलाकों के दरमियान खाना जंगी का मंजर बन जाएगा। इसलिए हम पहले ही अपनी लड़कियों का कुंवारापन खुद चेक करते हैं। सरदारनी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये कैसी अजीब बात थी? शादी से पहले कौन कुंवारेपन का चेकअप करवाता है, और फिर वो भी हमारे इलाके जैसी जगह पर? सरदारनी अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी और फिर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी कि क्या मेरी बहन और फरजाना इसी चेकअप की वजह से रो रही थी? मैंने बहुत खौफजदा होकर पूछा कि ये चेकअप किस तरह होगा। मेरी बात सुनकर सरदारनी हंसी और कहने लगी, परेशान ना हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे अचानक ही बाजी का खून आलूद लिबास और चाल की लड़खड़ाहट याद आ गई थी। यकीनन ये एक खतरनाक अमल था। जभी तो बाजी की ऐसी हालत हो गई थी और फरजाना के चेहरे की रंगत भी मुझे याद थी। अपनी रुखसती के वक्त बाजी ने जो बात मुझसे कही थी उसका मतलब मुझे आज समझ आ गया था। शायद बाजी इसी रस्म की बात कर रही थी। सरदारनी मुझे अपनी हवेली आने का हुक्म सुनाकर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं ऐसी किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं पाक दामन हूं और ये बात मेरे माँ बाप दोनों ही जानते हैं, तो फिर इस रस्म का क्या मतलब? अम्मा ने गुस्से में मुझे देखा और कहने लगी, क्या तू जानती नहीं कि हम सरदार के हुक्म के गुलाम हैं और ये रस्म सरदार की बनाई हुई है। सरदारनी खुद तेरा चेकअप करवाएगी और ये यहाँ का रिवाज है। तेरी बहन ने भी बहुत ज्यादा ड्रामा खड़ा किया था, अब तू कुछ ना करना। मैंने रोते में अम्मा से कहा, क्या तू भूल गई कि बाजी किस हाल में वापस लौटी थी? क्या तुझे उसके कपड़े याद नहीं, उसकी चाल याद नहीं? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, हाँ बिल्कुल मुझे याद है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यही कुंवारेपन की निशानी है। अगर उसके किरदार में कोई झोल होता तो वो बिल्कुल ठीक ठाक घर लौट कर आती और फिर उसकी रुखसती भी ना होती। तूने बाजी नजमा को देखा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौटी थी और इसीलिए उसकी शादी टूट गई थी। पता नहीं उसने किसके साथ मुंह काला किया था कि वो कुंवारी साबित नहीं हुई थी। अम्मा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाजी नजमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। वो मुझे ये भी मालूम था कि सारा इलाका उन्हें बुरा भला कहता है, कोई उन पर थूकना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पीछे जो राज था वो मुझे आज पता चला था। लेकिन बाजी नजमा तो बहुत ही नेक और नमाजी परहेजगार थी, वो कैसे बदकिरदार हो सकती थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। हम बलूचिस्तान के छोटे से इलाके में रहते थे, यहाँ तालीम ना होने के बराबर थी और शायद इसी वजह से ऐसी रस्में राइज थी जिनके बारे में आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। बाजी नजमा भी ऐसी ही रस्म का शिकार होकर सारी जिंदगी तन्हा गुजारने पे मजबूर थी। मैंने डर के मारे इनकार में सर हिलाया और अम्मा से कह दिया कि मैं बाजी नजमा नहीं बनना चाहती। अम्मा ने सर पकड़ लिया और कहने लगी, तो तू बदजात औरत वो है, इसीलिए बात किरदार साबित नहीं हुई, तू क्यों डरती है? मैं तो खुद तेरे किरदार की गवाह हूं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। रानी बाजी की तकलीफ मुझे आज समझ आ रही थी। मैं कैसे किसी ऐसे इंसान से शादी कर सकती थी जैसे शादी से पहले मेरे कुंवारेपन का सर्टिफिकेट चाहिए था, जैसे मेरे किरदार पे शादी से पहले भरोसा नहीं था। वो शादी के बाद मेरे साथ क्या सलूक करता और फिर ये चेकअप किस तरह होना था, ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। क्या सच में बाजी नजमा जैसी नेक औरत बदकिरदार थी? मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा था और मैं हर वक्त रोने लगी थी। मुझे खुद को कमरे में मैंने बंद कर लिया और कभी खाना न खाती। बाजी के साथ तो तसल्ली देने को मैं मौजूद थी, लेकिन मेरी बारी में कोई भी नहीं था। मैं कमरे में तन्हा रह गई थी और अम्मा तो इतनी संगदिल हो गई थी कि उसे मेरे रोने धोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस यही कहती कि यहाँ रिवाज है और तुझे भी इस रस्म को अदा करना होगा।
जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे मेरे चेहरे का रंग पीला ही पड़ता चला जा रहा था। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया था और मेरी बहन भी लौट कर नहीं आई थी। अम्मा ने बताया था कि वो बारात के साथ शादी के वक्त ही आएगी और मैं इस बात पर बहुत अफसुर्दा थी। मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं था। शादी से ठीक 2 रात पहले अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, चल अफशा तेरी बारी आ गई है, बुर्का पहनकर तैयार हो, हमें बड़ी हवेली जाना है, सरदारनी तेरा इंतजार कर रही है। मैंने अम्मा को साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं जाना, लेकिन अम्मा तो अपनी बात की पक्की थी। कहने लगी, अगर तू अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगी तो तेरे बाप से कहूंगी तुझे उठाकर हवेली फेंक आएगा। ना चाहते हुए भी मैं बुर्का पहन के अम्मा के साथ घर से निकल गई थी और मुझे अपना आप बिल्कुल बेमायने महसूस हो रहा था। हमारे इलाके में औरत जात को पहले भी कोई इज्जत हासिल नहीं थी, लेकिन इस चेकअप के बाद तो मुझे लग रहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी। ऐसा नहीं था कि मैं पाक दामन नहीं थी, लेकिन ये चेकअप करवाना ही मेरी जात पर गिरा गुजर रहा था। हमारे इलाकों में सिर्फ मर्द को इज्जत हासिल होती है, औरत की कोई इज्जत नहीं होती। जैसे तैसे मैं अम्मा के साथ लड़खड़ाती कदम उठाती हवेली पहुंच गई। मुझे देखकर बड़ी सरदारनी मुस्कुराई और अम्मा से कहने लगी, तुम बैठक में बैठो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रही हूं। अम्मा सर हिलाकर फर्श पर ही बैठ गई थी और बड़ी मालकिन मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ हवेली के कमरे में ले गई थी। ये बहुत बड़ा आलीशान कमरा था। यहाँ ऐसी सहूलतें थीं जैसे हमारे पूरे इलाके में ना हो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहने लगी कि यहाँ तुम्हारे कुंवारेपन का चेकअप होगा, लेकिन तुम जितना ज्यादा शोर मचाओगी तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी, इसलिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना। और ये चेकअप किस तरह होता है बाहर जाकर किसी और को इस बारे में नहीं बताना, क्योंकि इस तरह तुम्हारी ही इज्जत खराब होगी। कुंवारेपन के चेकअप के लिए कुछ ऐसा करना ही पड़ता है जो दूसरों को बताया नहीं जा सकता। सरदारनी की बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई थी और फिर उसने मुझे एक लिबास दिया और कहने लगी, जाओ इसे तब्दील करो। मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर थी, इसलिए वो अजीब सा लिबास पहनकर मैं कमरे में आ गई और उसके बाद चेकअप के नाम पर जो कुछ सरदारनी ने मेरे साथ किया, मेरी चीखें आसमान को छूने लगी। लेकिन सरदारी ने ठीक कहा था, मैं जितना चीखूंगी मुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैंने अपनी चीखों पर काबू पा लिया था। उस अजियत को मैंने बिल्कुल खामोशी से बर्दाश्त किया था जिसने मेरी रूह तक को घायल कर दिया था। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक तरीन रात थी और एक एक लम्हा मैंने कांटों पर गुजारा था और ऐसा लगता था जैसे सुबह का सूरज निकलेगा ही नहीं। मैं रात की किसी पहर दर्द की वजह से बेहोश हुई थी और जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजानें और मेरे कानों में पड़ रही थी। सरदारनी ने मेरा लिबास मुझे पकड़ाया और कहने लगी, मुबारक हो, तुम पाक दामन साबित हुई हो, कपड़े तब्दील कर लो और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारी धूमधाम से शादी होगी। मेरे लिए चलना भी दुश्वार था। मैं लंगड़ाती हुई अपनी माँ के पास पहुंची थी। मेरा हाल मेरी बहन जैसा ही था। सरदारनी ने एक लिफाफा मेरे हाथ में रखा, कहा, ये कुछ रकम है जो सरदार ने शादी के तोहफे के तौर पर दी है, तुम्हारी बेटी पाक दामन है, जाओ धूमधाम से इसे रुखसत करो। ये सुनते ही मेरी माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने मुझे गले से लगाया और घर ले आई। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे और मेरी माँ ने मुझ पर तवज्जो भी नहीं दी थी। वो अपनी कमरे में चली गई और मुझे आराम का कहकर चली गई। लेकिन अब आराम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया था। ऐसी अजियत मैंने अपनी जान पर झेली थी कि शायद सारी जिंदगी में आंखें नहीं बंद कर सकती थी। जैसे तैसे आधा दिन गुजरा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं पीछे गली वाली खाला के घर जाना चाहती हूँ, वहां मेरी दोस्त रेशमा रहती थी। इसीलिए अम्मा ने इनकार न किया। कहने लगी, चली जा, लेकिन फिर शाम से कहीं बाहर ना निकलना, पता है ना तेरी शादी का दिन आ गया है। मैंने अपना टोपी वाला बुर्का सर पे रखा और खामोशी से घर से निकल गई। लेकिन मेरी मंजिल रेशमा का घर नहीं थी, बल्कि मैं तो बाजी नजमा के घर की तरफ जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कदम उस तरफ क्यों उठ रहे हैं जहां सारा गांव थूकना भी पसंद नहीं करता। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो वो जाए नमाज पर थी। मैं उनके पास जा बैठी। खुद बखुद मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कुछ फट कर मुझ पर फूंका तो ऐसा लगा मेरी रूह में सुकून उतर गया। मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मैं रात को कुंवारेपन का चेकअप करवा कर आई हूँ।
कि सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं चाहकर भी इस इलाके की लड़कियों को बचा नहीं पाती, मैं क्या करूं? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं जानती हूं कि रात तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकली। इसलिए आज तक बदकिरदार होने का दाग अपने दामन पे सह रही हूँ। मुझे मालूम है सरदारनी ने कुंवारेपन के चेकअप के नाम पर तुम्हें अपने पागल बेटे के हवाले किया होगा और उसने तुम्हारे साथ अपनी हवस पूरी की होगी। वो औरत इतनी ही जालिम है, अपने पागल बेटे की तस्कीन के लिए गांव की मासूम लड़कियों को निशाना बनाती है और यहाँ की जाहिल औरतें और मर्द इस बात को समझ ही नहीं पाते। कोई नहीं जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, मैं भी नहीं उठा सकी। बाजी नजमा ने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दी और कहने लगी, बस बेटी खामोशी से रुखसत हो जाए, इसी में आफियत है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके आगे रोकर मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं घर लौट आई थी। मैंने एक नजर अपनी भोली भाली माँ को देखा था, जो सरदार और सरदारनी जैसे मक्कार लोगों के हाथों बेवकूफ बन रही थी। वही नहीं बल्कि इलाके के सारे ही लोग उनके इशारों पर अंधे होकर नाच रहे थे और किसी को भी हकीकत दिखाई नहीं दे रही थी। 2 दिन बाद मेरी बारात आई और मैं भी खामोशी से रुखसत होकर दूसरे इलाके पहुंच गई। आज मैं हामला हूं और दिन रात यही दुआ करती हूँ कि खुदारा मेरी गोद में बेटी ना देना, क्योंकि हमारे इलाकों में बेटियों को ना ही कोई हैसियत हासिल है, ना ही इज्जत, ना ही तालीम हासिल करने दी जाती है और ना ही इंसान समझा जाता है। आप लोग हमारे हक में दुआ करें, क्योंकि हमारे लिए आवाज उठाना तो शायद इस पूरे मुल्क में किसी के बस में नहीं।